सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम करेंगे यूनिट 2 और यूनिट 1 तुम्हारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। एक ही चैप्टर रहता है बस रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स का, वो भी हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब हम यूनिट 2 के करेंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो तुम्हारा रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स है उसमें इसी के बेसिक्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो तुम्हारा चैप्टर 11 और 12 दोनों कंबाइंड है। 11 में तुम्हारा ईपीएस का बेसिक इंट्रोडक्शन है और 12th में तुम्हें आता है टाइप्स ऑफ ईपीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता क्या है? देखो, हम ऑफलाइन मोड में क्या करते हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट देखता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, फिर उसकी पेमेंट करता है ना, इधर बाय चेक, कैश या फिर क्रेडिट कार्ड। लेकिन ई कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर ध्यान से प्रोडक्ट नहीं देखता है और पेमेंट का मेथड भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है। देखो, ट्रेडिशनल में कस्टमर ने पेमेंट की क्रेडिट कार्ड, कैश, चेक से, और बिजनेसमैन ने कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस दिया। तो ईपीएस कस्टमर को इनेबल करवाता है कि वो गुड्स और सर्विसेज की ऑनलाइन पेमेंट कर सके यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम्स। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ईपीएस का कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके, सिक्योरिटी इम्प्रूव हो सके और कस्टमर की कन्वीनियंस है और ईज़ ऑफ यूज़ है वो भी इन्हेंस हो सके। देखो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ऐसा होता है, पेमेंट हम करते हैं थ्रू ईएफटी, ई कैश, ई चेक, ई वॉलेट, जितने भी ई पेमेंट मेथड्स हैं वो सारे। और वर्चुअल बिजनेसमैन क्या करता है, प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर डिजिटल सर्विस जो भी है वो कस्टमर को दे देता है। ठीक है, ईपीएस के भी मेथड्स होते हैं। हम बेसिकली इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे और दूसरा होता है आउटसाइडर पेमेंट प्लेटफॉर्म। ये जो सेकंड मेथड है ऑन आउटसाइडर पेमेंट प्लेटफॉर्म, ये क्या करता है, मनी एक्सचेंज होता है इसमें परचेजर्स अकाउंट टू मर्चेंट्स अकाउंट बाय मीन्स ऑफ आउटसाइडर और थर्ड पार्टी। लेकिन आईबीपीजी क्या है, इसमें डायरेक्ट मोड ऑफ पेमेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट कर देता है और बिजनेसमैन जो है उसको पेमेंट रिसीव होती है। अब जेनेरिक ई पेमेंट सिस्टम में क्या क्या एंटिटीज़ होती हैं? देखो, पहले तो होता है पेयर एंड पेई। पेयर कौन होता है? बायर और कस्टमर। अब वो एंटिटी होता है जो पेमेंट करती है। और पेई कौन होता है? सेलर या मर्चेंट, वो एंटिटी जो पेमेंट रिसीव करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एज एन इशूअर और एक्वायर। एज एन इशूअर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, पेयर के साथ इंटरैक्ट करती है, और एज एन एक्वायर वो पेई के साथ इंटरैक्ट करती है। ट्रस्टी और आर्बिट्रर क्या करता है, वो बाकी पार्टीज जो प्रेजेंट होती है पेमेंट प्रोटोकॉल में उनको हम ट्रस्टी बोलते हैं, जो वो एंटिटी होती है बाकी सारी एंटिटी पार्टी से इंडिपेंडेंट होती है। पेमेंट गेटवे क्या होते हैं, वो एंटिटीज़ जो एक्ट करती है एज मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बिटवीन अदर एंटिटीज़। अब देखो, इसमें फेजेस क्या होता है। रजिस्ट्रेशन फेज क्या इन्वॉल्व करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेयर एंड पे विद इशूअर एंड एक्वायर। इन्वॉइसिंग में क्या होता है, पेई के पास एक इन्वॉइस होता है कि वो पेई से पेमेंट ले सके। पेमेंट सिलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में क्या होता है, पेयर टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करता है और वो ही टाइप सिलेक्ट करता है जिस टाइप की पेमेंट पेई एक्सेप्ट करता है। पेमेंट ऑथराइजेशन एंड कंफर्मेशन में क्या होता है, एक्वायर को एक बार पेमेंट डिटेल्स मिल गई, ठीक है, तो वो फिर बाद में क्या करता है, पेमेंट को ऑथोराइज करता है और एक रिसीप्ट इशू करता है जिसमें पेमेंट का सक्सेस या फिर फेलियर दिखाते हैं। अब टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, वो भी बता देते कौन सी करनी है। हमने करनी है एक तो तुम्हारी ये पेमेंट कार्ड्स, देन वी हैव टू डू ई कैश, नेट कैश, ई चेक, ई एफ टी, ई वॉलेट्स, माइक्रो पेमेंट्स, पीयर टू पीयर पेमेंट्स। ठीक है, ये तुम्हारी 9th है B2B B2C। ये नहीं करनी, इसमें और भी है काफ़ी, वो नहीं करनी है हमने। ठीक है, आ जाओ अब आगे चलते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी होती है।
ये वैसे आता तो है नहीं, पर कर लो, चैप्टर तुम्हारा 5 मार्क्स का ही है। वन टाइम कस्टमर टू वेंडर पेमेंट, इसमें क्या होता है, ये मेथड कॉमनली तब यूज़ होता है जब तुम एक ही ई कॉमर्स साइट पे शॉपिंग करते हो, जैसे कि अमेज़ोन, ठीक है। रेकरिंग कस्टमर टू वेंडर पेमेंट क्या होती है, तुम बिल पे करते हो थ्रू शेड्यूल डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम योर ओन अकाउंट, और इसमें तुम ऑटोमेटिक चार्ज करते हो, कोई तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं इंटरेक्शन करने की, तुमने बस इस पे शेड्यूल किया हुआ है कि इस टाइम हमारी पेमेंट होगी और अपने आप पेमेंट हो जाती है, ठीक है। और ये वहाँ पे अप्लाई होती है कार इंश्योरेंस कंपनीज, फ़ोन कंपनीज, लोन मैनेजमेंट कंपनी वगैरह वगैरह। ऑटोमेटिक बैंक टू वेंडर पेमेंट में क्या होता है, बैंक को देखो सर्विस ऑफर करनी चाहिए इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बिल पे। तो हम मोस्ट केसेस में चूज़ कर सकते हैं कि हमें ये मैनुअली करना है या फिर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो, वही जैसे फर्स्ट 2 में था, बस इसमें बैंक का रूल है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखो यूज़र के लिए कन्वीनियंट कैसे है, तुम्हें बस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्या क्या डालना है, क्रेडिट कार्ड नंबर, शिपिंग एड्रेस, उसके बाद हो गया तुम्हारा काम। अगर लॉग आउट कर भी दिया बाद में, तो तुम्हें बस ईमेल आईडी से ही तो साइन इन करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड से ही साइन इन करना है। लो बिजनेस कॉस्ट कैसे कम हो जाती है, देखो जितनी ज़्यादा पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करते हैं, उतना ही कम तो पेपर और पोस्टेज में स्पेंड करते हैं। पेपरलेस वर्क कैसे होता है, देखो जो बिज़नेस पेपरलेस होते हैं, बिना पेपर के चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल प्रोसेस एफिशिएंसी रियलाइज़ करते हैं और कॉस्ट सेविंग बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखते हैं। डे सेल आउटस्टैंडिंग इम्प्रूवमेंट कैसे होती है, सप्लायर्स क्या करते हैं, अलाउ टू इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव एंड प्रोसेस पेमेंट फ्रॉम कमर्शियल कस्टमर्स। अब प्रोसेसिंग कॉस्ट कैसे कम होती है, फीचर रिच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या करता है, एसोसिएट प्रोसेस टाइम को कम कर देता है। कैसे, क्योंकि हम इनिशिएटिंग और प्रोसेसिंग पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करते हैं। अब ओवरड्यू पेमेंट्स कैसे कम होती हैं, देखो क्रेडिट और कलेक्शंस जब हम देते हैं कस्टमर्स को, ये एक्सेलरेट करता है कि कलेक्शन ग्रुप्स और इंटरनल कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की ग्रेटर विजिबिलिटी होती है पेमेंट स्टेटस में। अब हम डिस्प्यूट मैनेजमेंट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ईपीएस के साथ थ्रू क्या होता है, कंपनीज इंजॉय करती हैं इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी और ऑटोमेटेड डिसबर्समेंट। कंप्लाइंस कैसे इंक्रीज़ होती है, देखो डाटा मॉनिटर करना और ट्रैक करना ज़्यादा आसान है, ये ध्यान में रखते हुए कि कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस रेगुलेशंस क्या क्या होंगी और सारे के सारे बिजनेस रूल्स क्या क्या होंगे। सिक्योरिटी कैसे इन्हांस होती है, जब हम कार्ड होल्डर डाटा को सेफगार्ड करते हैं, पेमेंट फ्रॉड को ध्यान में रखते हैं देन पेपर बेस्ड सिस्टम्स, तो इससे हम सिक्योरिटी भी तो इन्हांस कर रहे हैं। इम्प्रूव्ड वर्कफ्लो एफिशिएंसीज कैसे होती हैं, हम टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली मैनुअल बिजनेस प्रोसेसेस पे कम रिलाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों, पेपर वर्क देखो कम हो गया, जो टाइम बिल्स काटने में लगता था, प्रिंट आउट निकालने में लगता था, वो टाइम बचा कि नहीं बचा। ग्रेटर विजिबिलिटी इनटू फाइनेंशियल सप्लाई चेन, इसमें देखो क्या होता है, मैनेजमेंट और बाकी ऑथराइज यूजर्स के पास इजी एक्सेस होता है टू स्नैपशॉट्स एंड डिटेल्ड रिपोर्ट्स, ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग और प्रोसेस एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। अब इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या होते हैं, 5 मार्क्स में आ सकता है। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑथराइज पर्सन को एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए और ट्रांसमिशन के टाइम पे इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनिटी, अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन एक बार ऑल्टर्ड हो गई तो रिस्क है, तो इन्फॉर्मेशन ऑल्टर नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अवेलेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हारी हर जगह हर टाइम अवेलेबल रहनी चाहिए जिस टाइम पे स्पेसिफाइड हो। ऑथेंटिसिटी क्या होता है, एक मैकेनिज़्म होना चाहिए यूज़र को ऑथेंटिकेट करने का और उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देने से पहले। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है बेसिकली वेरिफिकेशन। नॉन रेपुडिएशन यानी रिजेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि हम
डिनायल ऑफ ऑर्डर या फिर डिनायल ऑफ पेमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करनी है। क्यों? क्योंकि एक बार सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया तो सेंडर डिनाई नहीं कर सकता, रेसिपिएंट को भी डिनाई नहीं करना चाहिए। इनक्रिप्शन क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होनी चाहिए ओनली बाय ऑथराइज यूज़र। और ऑडिटेबिलिटी क्या होता है? डाटा इस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वो ऑडिट हो सके इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब सिक्योर एस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑथेंटिकेशन। ये जो टर्म्स है 5 मार्क्स में आ सकती है। ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है? एक प्रोसेस होता है फॉर ऑफ वेरिफिकेशन कि हम पर्सन या फिर ट्रांजैक्शन किसी को वेरीफाई कर सकें। अब इसके 4 फैक्टर्स होते हैं: नॉलेज, इनहेरेंस, ओनरशिप, यूज़र लोकेशन। नॉलेज क्या होता है? मोस्ट कॉमन यूज कैटेगरी है और किस पे रिलाई करता है? उस इंफॉर्मेशन पे जो भी कार्ड होल्डर के पास है। ये कुछ भी हो सकता है, पर्सनल पासवर्ड, पिन, सीक्रेट वर्ड, और या फिर आपका फेवरेट वेकेशन स्पॉट। चैप ये जो कि है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एक नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन फैक्टर ही है। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है। सर्वर जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन भेजता है कस्टमर को। कस्टमर जो है सिर्फ उसी डाटा से रिस्पॉन्ड करता है ऑफकोर्स जिस जो है उसके पास। तो सर्वर चेक करता है कि अगर तो आंसर मैच किया है एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो फिर उसको दे देते हैं, ऑथेंटिकेशन उसकी हो जाती है, नहीं तो फिर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है। ओनरशिप ऑथेंटिकेशन क्या होता है? वो टुकड़ा होता है इंफॉर्मेशन का जो सिर्फ यूज़र के पास है। वो इजीली पास हो सकती है किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को, लेकिन ओनरशिप फैक्टर जो है शेयर नहीं हो सकता। इसके एग्जांपल्स है की, सिग्नेचर, टोकन या फिर सर्टिफिकेट। इनहेरेंस फैक्टर क्या होता है? ये इंक्लूड करता है बायोडाटा कंफर्मेशन, तुम्हारा फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह। यूज़र लोकेशन क्या होता है? ये मोस्ट डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, कुछ जीपीएस होते हैं इनमें। इसमें फिर क्या होता है? एक रिलायबल लोकेशन कंफर्मेशन होती है। अगर यूज़र की लोकेशन मैच नहीं करती तो ट्रांजैक्शन जो है डिक्लाइन हो सकती है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एक तरीका होता है कि तुम ट्रांसमिटिंग डाटा को कैसे स्टोर करोगे उस तरीके से कि सिर्फ वही लोग देख सके जिनके लिए ये है। ये क्या इंक्लूड करता है? स्क्रैम्बलिंग ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट, जिसको हम प्लेन टेक्स्ट इनटू साइपर टेक्स्ट कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंक्रिप्शन, एंड बैक अगेन इनटू ओरिजिनल टेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। इसके 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं: प्लेन टेक्स्ट, एल्गोरिदम, की, साइपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ओरिजिनल मैसेज जो हम रिसीवर को भेजते हैं और अभी तक मॉडिफाई नहीं हुआ है। साइपर टेक्स्ट क्या करता है? ये मॉडिफाइड प्लेन टेक्स्ट है जिसको हम अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्गोरिदम क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई होता है ताकि वो साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। की क्या है? ये वो चीज़ है जो एल्गोरिदम की हेल्प करती है। बेसिकली एक वर्ड, फ्रेज, न्यूमेरिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है जो डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में हेल्प करती है। अब क्रिप्टोग्राफी का एडवांटेज क्या है? क्योंकि अनरीडेबल टेक्स्ट जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है अक्रॉस इनसिक्योर पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक इंटरनेट। अगर कोई आपका साइपर टेक्स्ट चुराना भी चाहे तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता विदाउट डिक्रिप्शन की। ऑल्सो अगर मैसेजेस की सिक्योरिटी, सिक्रेसी ऑफ डिक्रिप्शन की भी डिपेंड करती है, तो एल्गोरिदम की जो है रीयूज़ हो सकते हैं बाय मैनी पीपल ताकि वो साइपर टेक्स्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की क्या होती है? कंप्यूटर सिक्योरिटी के केस में बाइनरी स्ट्रिंग्स होती है गिवन लेंथ फॉर लेंथ ऑफ n बाइट्स, 2n पॉसिबल की कॉम्बिनेशन होती है। इसमें एग्जांपल तो 56 बिट थी, लेकिन तुम खुद सोचो यार 256 को कैसे लिख पाओगे? इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो या तो 10 कर लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। 10 की वैल्यू तो पता ही होती है सबको, 210 की क्या है? इट्स 1024। ठीक है, तो 2 बेसिक और वेरी पॉपुलर कैटेगरीज क्या हैं? पब्लिक की, प्राइवेट की। प्राइवेट की
क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, वो क्या करती है, सिंगल की यूज़ करती है टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज जो सीक्रेटली शेयर होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका मेन एडवांटेज है स्पीड। अब देखो ये फंक्शन कैसे करता है। सेंडर क्या करता है, की के थ्रू मैसेज इनक्रिप्ट करता है टू क्लियर टेक्स्ट मैसेज से इनकोडेड मैसेज में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिसीवर क्या करता है, अपनी की यूज़ करता है टू डिक्रिप्ट द इनकोडेड मैसेज और उसको क्लियर टेक्स्ट मैसेज में वापस लाता है, ठीक है। अब ये प्राइवेट की जो है दो लोगों के बीच में शेयर होनी चाहिए। जो तरह तरह के एल्गोरिदम्स हैं साइफर टेक्स्ट यूज़ करने के लिए, वो है ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर क्या होता है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है प्लेन टेक्स्ट की विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट डाटा ऑफ सेम लेंथ। स्ट्रीम साइफर क्या करता है, की को यूज़ करता है टू प्रोड्यूस स्यूडो रैंडम की स्ट्रीम जो बाद में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये मेथड बेसिकली डिपेंड करता है की सिक्योरिटी पे। क्यों, क्योंकि की जो है कम्युनिकेटिंग पार्टनर्स के अमंग शेयर होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन भी नहीं गारंटी करते, क्योंकि कोई भी की को इंटरसेप्ट करता है वो ट्रांजिट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, ये डिफ़ी और हेलमन ने डेवलप की थी और ये प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के सारे ड्रॉबैक्स ओवरकम करती है। इसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के पास एक शेयर्ड सीक्रेट की होती है यूजिंग एन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द पब्लिक एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन। अब देखो होता क्या है, ये देखो सेंडर के पास एक खुद की होती है जिसको हम बोलते हैं लेट से स्मॉल ए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको पब्लिक बनाता है एज कैपिटल ए। सिमिलरली रिसीवर भी क्या करता है, खुद की जनरेट करता है लेट से स्मॉल बी, वो भी क्या करता है, बाद में कैपिटल बी को पब्लिक बना देता है। उसके बाद सेंडर क्या करता है, पब्लिक की को रिट्राइव करता है, जिसने पब्लिक ने उसको रिट्रीव करता है और सीक्रेट की कंप्यूट करता है फ्रॉम पब्लिक ए। सिमिलरली रिसीवर क्या करता है, बी रिट्रीव करता है और कंप्यूट करता है की फ्रॉम सीक्रेट ए एंड पब्लिक बी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेंडर क्या करता है, उसके पास दो कीज आती है, स्मॉल ए कैपिटल बी, और रिसीवर कौन सी की जनरेट करता है, स्मॉल बी कैपिटल ए। सेंडर क्या करता है, मैसेज इनक्रिप्ट करता है थ्रू हिज प्राइवेट की ए क्लियर टेक्स्ट मैसेज से, उसको इनकोडेड मैसेज में कन्वर्ट करता है। फिर रिसीवर क्या करता है, अपना की डिक्रिप्ट करता है, अपना मैसेज अपनी प्राइवेट की यूज़ करके मैसेज डिक्रिप्ट करता है। बिज़नेस को फ़ायदा है कि वो अपनी पब्लिक की दे सकते हैं किसी को भी जिसको मैसेज भेजना चाहते हैं। ये मेथड वल्नरेबल है क्योंकि इसमें कोई मिडलमैन है ही नहीं, जहाँ पे हैकर जो है सेंडर रिसीवर को दोनों की पब्लिक की रिप्लेस कर सकता है विद हिज ओन वैल्यू, और मैसेज जो है आइदर अनरीडेबल और ऑल्टर्ड भी रह जाता है बिकॉज हैकर बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसमें हैकर का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लिमिटेशंस ही है बेसिकली। तो लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए एक और मेथड डेवलप हुआ था बाय रिवेस्ट, शमीर एंड एडलमैन, इसको हम RSA मेथड बोलते हैं। ये टू कीज़ यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन के लिए, एक पब्लिक की जो डाटा इंक्रिप्ट करती है, दूसरी होती है प्राइवेट की जो डाटा डिक्रिप्ट करती है। पब्लिक की क्या करती है, ये मेथड अलाउ करता है सेंडर एंड रिसीवर कि वो अपनी सीक्रेट की जनरेट कर सके ओवर इनसिक्योर टेलीकम्युनिकेशन लाइन, जहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट खुद का की पेयर क्रिएट कर सकता है। प्राइवेट की सीक्रेट होती है, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फ्रीली। इसका भी प्रोसेस सेम सही है, बस इसमें होता क्या है, सेंडर के पास पब्लिक की होती है टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, और रिसीवर के पास प्राइवेट की होती है टू डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने और भी नई क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स आई हैं, जैसे कि विजुअल क्रिप्टोग्राफी। ये इसकी इमेजेस में इंफॉर्मेशन हाइडेड रहती है और ये सिंपली तभी डिक्रिप्ट होता है
जब हम करेक्ट की इमेज यूज़ करते हैं। देखो लेयर 1 में क्या है, सिर्फ इमेज के पिक्सल्स हैं और लेयर 2 में जो है डाटा छिपा हुआ है। तो जब लेयर 1 लेयर 2 के ऊपर या फिर लेयर 2 लेयर 1 के ऊपर ओवरले होती है तो हमें ये दिखता है। ठीक है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जब हम फ्रेश सिक्योर कीज जनरेट करते हैं विद क्वांटम सिग्नल ट्रांसमिशन फॉर इंस्टेंट यूज बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है। इसकी बाइनरी लैंग्वेज होती है बिट्स ऑफ जीरोज एंड वंस में और ट्रांसफ़र हो जाता है यूजिंग पोलराइज्ड फोटोन्स। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है जिसमें हम वैलिडेट करते हैं ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये यूज़फुल होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स में जब हम वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के थ्रू काम करते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइवेट की होती है टू इनक्रिप्ट करने के लिए और पब्लिक की होती है डिक्रिप्ट करने के लिए। इसमें पार्टीज़ को ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है कि जो इंडिविजुअल डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर रहा है वो अपनी प्राइवेट की सीक्रेट रख रहा है। अगर किसी और के पास एक्सेस है साइनर की प्राइवेट की का तो इससे वो ऑफ कोर्स फ्रॉडुलेंट डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं इन नेम ऑफ प्राइवेट की होल्डर। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, ऑथेंटिकेशन। देखो ये डिजिटल सिग्नेचर जो है रेलेवेंट है टू प्रैक्टिस ऑफ एडिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। जो क्या करता है, सेंडर आइडेंटिफाई करता है मैसेज का। सील का क्या काम है, ये चेक प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी ऑल्टरेशन ऑफ टेक्स्ट ऑफ मैसेज जब डिजिटल सिग्नेचर अपेंड हुआ था। अपेंड यानी कि एडिशन टू द सिग्नेचर। इंटीग्रिटी क्या होता है कि जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, क्रिएट होते हैं यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, वहाँ पे इंटीग्रिटी काम करती है। प्राइवेसी कहाँ काम करती है, जब सेंडर की मर्ज़ी होती है कि उसको मैसेज के कौन से कंटेंट्स प्राइवेट रखने फ्रॉम इंटेंडेड रेसिपिएंट। अब इसकी 3 क्लासेस होती हैं, क्लास 1 लो क्लास, क्लास 2 मॉडरेट एंड क्लास 3 इज़ योर हाई क्लास। तो लो क्लास में क्या होता है, इसका बेसिस होता है ईमेल आईडी और यूज़र नेम। इसमें हम बस इसी के अकॉर्डिंग वेरीफाई करते हैं कि यूज़र कौन है। इसमें बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होता है, डाटा कॉम्प्रोमाइजेशन का लो रिस्क होता है और इसको हम लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ नहीं करते। क्लास 2 में क्या होता है, तब यूज़ होता है जब मॉडरेट रिस्क होता है और डाटा कॉम्प्रोमाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस भी मॉडरेट होते हैं। ये मेथड्स बेसिकली साइनीज़ की और आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं अगेंस्ट प्री वेरीफाइड डाटाबेस ओनली। उसमें क्या था, बस यूज़र नेम चाहिए, आईडी चाहिए, काम ख़त्म। इसमें साइनी की आइडेंटिटी को हमने वेरीफाई करना पड़ता है अगेंस्ट प्री वेरीफाइड डाटाबेस। क्लास 3 हाईएस्ट लेवल है विच रिक्वायर्स पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें होता है कि पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको खुद को प्रूव करना पड़ता है कि ये वही बंदा है। तो इसमें थ्रेट्स होते हैं टू डाटा और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिक्योरिटी फेलियर हाई होते हैं। अब इसके यूजेस कहाँ का होता है, गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है प्रोसेसिंग टैक्स रिटर्न्स, वेरीफाइंग B2G ट्रांजैक्शन, रेटिफाइंग लॉज, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। हेल्थ केयर इसको यूज़ करती है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एंड टू स्ट्रेंथन डाटा सिक्योरिटी। मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है टू स्पीड अप प्रोसेस, इंक्लूड प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग इन्हांसमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। फाइनेंशियल सर्विसेज में ये यूज़ होता है फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, पेपरलेस बैंकिंग, लोन प्रोसेसिंग, मॉर्गेज एटसेट्रा। अब इसके सिक्योरिटी फीचर बेनिफिट्स क्या होते हैं, पिन पासवर्ड कोड्स ऑथेंटिकेट हो जाते हैं एंड वेरीफाई साइंस आइडेंटिटी टू अप्रूव द सिग्नेचर। टाइम स्टैम्पिंग में क्या होता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर की टाइम होती है वो क्रिटिकल होती है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का क्या फ़ायदा है कि ये एम्प्लॉय करते पब्लिक एल्गोरिथम। चेकसम का क्या फ़ायदा है, जो लॉन्ग स्ट्रिंग होते हैं लेटर नंबर के वो रिप्रेजेंट करते सम ऑफ करेक्ट डिजिट्स इन पीस ऑफ डिजिटल डाटा अगेंस्ट विच कंपैरिजंस कैन बी मेड टू डिटेक्ट एरर और चेंजेस। चेकसम जो है डाटा फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करता है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग क्या होता है, एक एरर डिटेक्टिंग कोड और वेरिफिकेशन फीचर होता है टू डिटेक्ट चेंजेस इन रॉ डाटा। CA वैलिडेशन क्या होता है, एक्ट एज ट्रस्टेड थर्ड पार्टी विच अवॉइड क्रिएशन ऑफ फेक डिजिटल सर्टिफिकेट।
टीएसपी वैलिडेशन क्या करती है, एक पर्सन और लीगल एंटिटी होती है विच परफॉर्म्स वैलिडेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑन कंपनीज बिहाफ। ठीक है, अब हाउ टू सेटअप करना है तुमने कि इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंटरकम्पैटिबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स 5 मार्क्स में आ चुका है। वैसे तो इंटरऑपरेबिलिटी आए, इंटरकम्पैटिबिलिटी बहुत छोटा टॉपिक है, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो इंटरकम्पैटिबिलिटी तुम लिख देना, थोड़ा बहुत इंटरऑपरेबिलिटी कम लिख लेना। तो इंटरकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, जब दो डिफरेंट पेमेंट सिस्टम्स की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो एक साथ काम करे विदाउट ऑल्टरेशन, उसको हम इंटरकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। कंपैटिबल चैनल जो हैं फॉर कैरिंग आउट सिंगल ट्रांजैक्शन, ये किस में होती है, बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड्स बोथ द कस्टमर्स एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन ईजीली। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए और इन्फॉर्मेशन जो पास हुई है इट इज़ ऑथेंटिकेटेड बाय सम आउटर एजेंसी। अब इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो एबिलिटी सिस्टम या प्रोडक्ट की वो एबिलिटी कि वो बाकी सिस्टम के साथ काम कर सके और विदाउट स्पेशल एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ कस्टमर। अब ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर, मर्चेंट, गवर्नमेंट एंड ऑल अदर अफेक्टिंग पार्टीज। अब ये 3 मेथड्स के थ्रू अचीव होती है, एक होती है स्कीम इंटरऑपरेबिलिटी, एक होती है नेटवर्क इंटरऑपरेबिलिटी और एक होती है पैरेलल सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी। स्कीम इंटरऑपरेबिलिटी का होती है कि यहाँ पे स्कीम्स डिवाइस होती हैं कि कंज्यूमर और बिजनेस जो है उनके बैंक के थ्रू अट्रैक्ट करे। एग्जाम्पल आ जाती है इसमें चेक्स एंड EFT। नेटवर्क इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, ये तब होती है जहाँ पे एक पेमेंट स्कीम एक्सचेंज होती है, नेगोशिएट करते हैं एक एक्सचेंज एग्रीमेंट के साथ विद एन अनदर स्कीम। ये मोस्टली क्रॉस बॉर्डर या फिर क्रॉस रीजनल पेमेंट्स में यूज़ होती है और इसमें एक्सेप्टेंस होती है। डोमेस्टिक कार्ड होल्डर क्या करता है, दूसरी कंट्री में यूज़ करता है। ये रेयरली यूज़ होती है जब बैंक नेटवर्क मेंबर्स जो हैं बिजनेस के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं सिंगल मार्केट के अंदर। पैरेलल सिस्टम में क्या होता है, ये मर्चेंट या फिर एजेंट को अलाउ करता है कि वो पेमेंट एक्सेप्ट करे फ्रॉम कंज्यूमर टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल स्कीम्स। एक कमर्शियल सर्विस प्रोवाइडर इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है और ऐसे करने से क्या होता है, ये काम सिंपल होता है और इंटरऑपरेबिलिटी के इफेक्ट्स जो हैं और अच्छे से अचीव हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।